हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ बाय यूजिंग पीसीआर। सबका मीनिंग पहले ध्यान से समझना। एम्प्लीफिकेशन आप लोगों को सबको पता है, डीजे चलता है तो उसमें एम्पलीफायर लगता है। एम्पलीफायर यानी कि जो साउंड को एनहांस कर देता है कई फोल्ड। तो यहाँ पे भी मीनिंग वही है, मल्टीफोल्ड, ज्यादा इंक्रीज कर देना। ठीक है, तो अब सिंपली बात आती है कि पहली चीज आ गई कि एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं। किसका एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं बेटा? जीन ऑफ इंटरेस्ट का। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि वो फॉरेन डीएनए जो हम होस्ट के अंदर डालना चाहते हैं, जो डीएनए डिजायर डीएनए है उसको कहा जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। और बाय यूजिंग पीसीआर, तो व्हाट इज पीसीआर? ये नया वर्ड है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? तो बेटा आप लोगों ने सबसे पहले 9th-10th क्लास में या कभी छोटी क्लास में एक ऑप्शन एक वो पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिशन, कि न्यूक्लियर फिशन में यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन आके बम्बार्ड करता है और इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और वो 3 न्यूट्रॉन फिर 3 यूरेनियम पर बम्बार्ड करते हैं और फिर उसमें से 3 निकलते हैं, इसमें से 3, और इस तरह से ये रिएक्शन इंक्रीज होती जाती है और इसको कहा जाता है चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन का मतलब है सिंपली कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 to 16, 16 to 128 एंड सो ऑन, उसको कहा जाता है चेन रिएक्शन। और ये है वर्ड पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब है पॉलीमराइजेशन, यानी कॉपिंग करना। सेल में तो जरूरी नहीं है ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाए, इस प्रोसेस में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज अपन ने देखा था कि हम ये कहते हैं जीन गन मेथड, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन। मैंने ये नहीं बोला था कि माइक्रो पार्टिकल ऑफ, माइक्रो पार्टिकल्स प्लूरल वर्ड बोला था। बहुत सारे पार्टिकल्स पर वो डीएनए लगाए जाते हैं और फिर वो बम्बार्ड किए जाते हैं, कौन सी सेल में एंटर हुआ नहीं हुआ उसकी कोई आपके पास में शॉर्ट नहीं रहता। तो सिंपली चांसेस ऑफ सक्सेसफुल होने का आर वेरी फ्यू, दैट्स वाई इनके नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जाता है। तो इनके नंबर को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोसेस चलता है वो कहलाता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में यूजुअली आता है। पीसीआर हम करते हैं इन विट्रो। इन विट्रो मतलब कि लैब कंडीशन में। जब लैब कंडीशन में हम पीसीआर कर रहे हैं तो उसमें क्या होएगा बेटा? तो सबसे पहले जैसे मान लो कि मैंने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, ये 3 प्राइम 5 3 5, और ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहां से कहां तक है? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये वाला तो इसके साथ अटैच जीन है, मैं डार्क ब्राउन से बना रही हूँ। अब सबसे पहले इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर मेरे को क्या करना है बेटा, मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो नेचुरली मुझे इसका रेप्लिकेशन करना पड़ेगा बेटा। और रेप्लिकेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है कि जो डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स हैं उन दोनों को हम सेपरेट करें। अब आप ये कहोगे कि मैम आपने यहाँ पे आगे ये वाला फोर्क क्यों नहीं बनाया? ये वाला हम ये फोर्क तो तब बनाते हैं जब डीएनए पूरा एक बहुत लंबा होता है। यहाँ तो क्या है बेटा, डीएनए के टुकड़े हैं छोटे छोटे, तो उन टुकड़ों को तो अगर मान लो मेरे पास एक बहुत 10-20 किलोमीटर की लंबी रस्सी होती तो मैं उस रस्सी को थोड़े थोड़े हिस्से को सेपरेट करती।
लेकिन अगर मेरे पास रस्सी इतनी सी है तो मैं उसको थोड़े थोड़े हिस्से को थोड़ी सेपरेट करूंगी, मैं उसको इमीडिएटली सेपरेट कर दूंगी। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस चलता है कि रेप्लिकेशन के दौरान में सबसे पहला स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन का क्या मीनिंग है? डीनेचुरेशन का मीनिंग होता है ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड between nitrogenous bases। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस क्या थे बेटा? जैसे एडेनिन के साथ थाइमिन अटैच था, साइटोसिन के साथ गुआनिन अटैच था। तो ये बॉन्ड्स जो हैं इनको ब्रेक करना। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो अल्टीमेटली दिस फ्रेगमेंट गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस फ्रेगमेंट। तो मैंने ये फ्रेगमेंट सेपरेट कर लिया और ये फ्रेगमेंट सेपरेट कर लिया। अब जब फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए बेटा, तो ये फ्रेगमेंट जब सेपरेट हो गए तो सिंपली प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, और ये फ्रेगमेंट सेपरेटेड फ्रेगमेंट। ओके, अब ये सेपरेटेड फ्रेगमेंट पर पहला डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन कैसे ब्रेक? बाय हीटिंग इट। इसको हाई टेम्परेचर पर ले जाया जाता है और हाई टेम्परेचर पर ले जाकर इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है डीनेचुरेशन। अब एक चीज का ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर को अभी दिमाग में रखना। हाई टेम्परेचर आगे बताऊंगी वापस से इसके बारे में। जब ये ब्रेक हो गया तो अब आपको पता है कि रेप्लिकेशन होने के लिए हमें सबसे पहले एक आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है बेटा। अगर आप लोगों को रेप्लिकेशन का प्रोसेस याद हो तो आरएनए प्राइमर अटैच होगा तभी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट जो अटैचमेंट होएगा वो आरएनए प्राइमर का अटैचमेंट होएगा। तो सेकेंड स्टेप जो चलेगा उस प्रोसेस को कहा जाता है अनीलिंग। अनेलिंग का मीनिंग होता है अटैच होना। तो कौन अटैच होएगा? अटैच होगा बेटा आरएनए प्राइमर यहाँ पे और ये यहाँ पे। मैंने ये आरएनए प्राइमर यहाँ क्यों अटैच किया और यहाँ पे क्यों अटैच किया? क्योंकि ये वाला एंड 3 एंड है, तो ये वाला एंड कौन सा होगा बेटा? 5 एंड। ऐसे ये 3 एंड है तो ये वाला एंड कौन सा होगा? 5 एंड। एंड आप लोगों को पता है कि आरएनए प्राइमर इज ऑलवेज अटैच्ड एट द 5 एंड। हरदम कहाँ अटैच होते हैं बेटा? 5 एंड पर। तो सेकेंड प्रोसेस जो हुआ दैट इज कॉल्ड एज अनीलिंग। ये कौन अटैच हो गए बेटा? अटैच हो गए प्राइमर्स। अब जब प्राइमर हो गए तो अब इसके ऊपर एंजाइम लगेगा पॉलीमरेज एंजाइम। अब पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम? वही सेम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वही जो रेप्लिकेशन में चल रहा था मैम वही एंजाइम। हाँ बच्चा, मैम ये डीएनए ये कौन बच्चा पूछ रहा है? एंजाइम है। हनी हाँ हनी बेटा, रेप्लिकेशन वाला बताया पार्ट नहीं था पढ़ा क्या? वीडियो में। आप चुप रहे सचिन। नहीं मैम, रेप्लिकेशन क्यों नहीं पढ़ा बेटा? मैम उस टाइम फोन खराब हो गया था। तो अब तो फोन ठीक हो गया है और वो वीडियो तो अपलोडेड है मेरी बच्ची। मैम देखूंगी उन्हें भी। वही बता रही हूँ, जब तक वो नहीं देखेगी ना इतने ये समझ में नहीं आएगा मेरे बच्चा। तो आज उसको देखना और फिर वापस से कल देखते हैं, फिर समझ आ जाएगा। अभी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है। ये हमने रेप्लिकेशन वाले प्रोसेस में कर लिया था। तो अब इसमें रेप्लिकेशन चालू होगी। तो रेप्लिकेशन चालू हुई तो ये तो पेरेंटल डीएनए रहेगा, पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम
टू 5 प्राइम। और जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो नया स्ट्रैंड ये यहाँ से इधर तक का बनेगा बेटा, और यहाँ से ये इधर तक का बनेगा। और इस तरह से इनके बीच में एक डीएनए से दो डीएनए की कॉपी हो गई बेटा, दो कॉपी हो गई। इस प्रोसेस को जो अटैचमेंट हो रहा है यानी रेप्लिकेशन चल रही है, इस प्रोसेस को कहा जाएगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इसलिए क्योंकि आरएनए प्राइमर के आगे वो एक्सटेंड हुआ है। तो 3 स्टेप चलते हैं, हीटिंग, अनिलिंग और एक्सटेंशन। और तीनों प्रोसेस के अंदर एंजाइम केवल एक ही जगह यूज आता है, और वो एंजाइम यूज होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और कहीं पे भी एंजाइम यूज नहीं होता। अब बेटा इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया, इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया जाता है। पहले एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के साथ रिपीट हो रहा था, अब 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के साथ रिपीट होगा। जब ये दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के साथ रिपीट होगा तो नेचुरली आगे कितने डीएनए बनेंगे? 4। फिर 4 के साथ रिपीट करेंगे, कितने डीएनए बनेंगे? 8। 8 से रिपीट करेंगे, तो इस तरह से इसका नंबर इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हम इस तरह के रिपीटिशन की बोलते हैं कि 30 साइकिल्स कर ले, यानी 30 बार ये रिपीटिशन कर ले, तो हमें ये इतने इतने डीएनए फ्रेगमेंट करीब मिल जाएंगे, मोर देन 1 बिलियन, 1 बिलियन से भी ज्यादा डीएनए के ये हमें फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, डिजायर डीएनए। चाहे मर्जी जिसमें डालने की कोशिश करो, जितनी भी बार डालने की कोशिश करो, कमी नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है कि आगे का प्रोसीजर जो एलियन डीएनए को इंसर्ट करने का प्रोसीजर है, उससे पहले जो हमने डिजायर डीएनए को आइसोलेट किया था, उसके नंबर को इंक्रीज किया जाता है कि अगर 1-2 बार में हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, 1000 बार में भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हमें बार बार उस डीएनए को आइसोलेट करने की जरूरत ना पड़े। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पीसीआर। तो एक तो बेटा ये डायग्राम यूजुअली आ जाता है और स्टेप्स आ जाते हैं। तो स्टेप्स 3 है, पहला हीटिंग, दूसरा अनिलिंग एंड थर्ड इज एक्सटेंशन। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है बेटा कि हम ये स्टेप कर रहे हैं, इसमें एक स्टेप जैसे हीटिंग किया, फिर आरएनए प्राइमर जुड़े, और फिर एक्सटेंशन यानी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने उसका रेप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। अब वापस से हीटिंग करेंगे। तो हमें एक चीज पता है बेटा कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन जैसे ही हीटिंग होती है, हीट मिलती है, प्रोटीन क्लॉट हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, कोएगुलेट हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो अगर ये एंजाइम सॉलिडिफाई हो जाएगा तो नेक्स्ट साइकिल के लिए तो हमारे पास एंजाइम बचेगा ही नहीं, यानी फिर एंजाइम डालो, फिर वापस से वो खत्म हो गया, फिर एंजाइम डालो। तो हमें एक ऐसे एंजाइम की तलाश थी जो इस एंजाइम पर हीट का कोई असर नहीं हो। हमें एक ऐसे बेटा बातें नहीं, म्यूट करके बातें करो। हमें एक ऐसे एंजाइम की तलाश थी जिसके ऊपर हीट का कोई असर नहीं हो, जो हीट से क्लॉट नहीं हो, कोएगुलेट नहीं हो। एक बार डाल दिया तो 30 साइकिल्स तक यही काम करते रहे, क्योंकि आपको पता है एंजाइम कैन जो होते हैं दे आर नॉट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, दे जस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हमें एंजाइम मिलेगा कौन सा वाला बेटा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। मैं इसको होता तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ये डीएनए पॉलीमरेज हमें किसी ऐसे एनिमल से लेना पड़ेगा, जो एनिमल नहीं सॉरी ऑर्गेनिज्म से लेना पड़ेगा जो हीट को टॉलरेट करता हो। और हीट को टॉलरेट केवल कौन कर सकते हैं बेटा? हमने 11th क्लास में बैक्टीरिया पढ़े थे, थर्मो एसिडोफिल्स। ये थर्मो एसिडोफिल्स
यानी वो बैक्टीरिया जो बहुत हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, यानी दे कैन सर्वाइव ओवर 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया मोर देन 100 डिग्री पर सर्वाइव कर सकते। तो इसका बॉडी में जो एंजाइम होएगा वो भी 100 डिग्री को, तो एसिडोफिल्स दैट इज उसका नाम है बेटा थर्मस एक्वेटिकस, AQUI एक्वेटिकस। तो ये जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, इससे जो एंजाइम मिला उस एंजाइम का नाम दिया गया टैक पॉलीमरेज। पॉलीमरेज तो वही डीएनए पॉलीमरेज के नाम से, और टैक का मतलब हुआ थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से जो पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेट किया गया उसको कहा जाता है टैक पॉलीमरेज। और ये टैक पॉलीमरेज कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर टॉलरेट हो रहा है तो सिंपली क्या होएगा, इस प्रोसेस के दौरान जब हीटिंग हो रही है तो ये टैक पॉलीमरेज यहाँ पे डीनेचर नहीं हो रहा। डीनेचर का मतलब है खराब नहीं हो रहा, और फिर हम इसके नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। वी कैन रीच टिल 1 बिलियन। ये तो हो गया बेटा यहाँ तक का प्रोसीजर की एम्प्लीफिकेशन कर दिया। अब जब हमने एम्प्लीफाई कर लिए, नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप जो रहेगा